हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का आपके फिर से आपकी पॉलिटी की तीसरी क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली है पॉलिटी की। ये निरंतर क्लासेस आपकी 9:30 9 बजे से डेली पर डे आपकी निरंतर क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होगी। आप हमेशा 9 बजे तक आप हमारे चैनल पे डीएल एकेडमी के आना आपको अनिवार्य है, ठीक है, जब तक कि आप लोग का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाता है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक है, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में की गई? तो बात कर लेते हैं। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय। गुड इवनिंग सभी को। दीपक शर्मा गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग, दीपक यादव गुड इवनिंग, हरिकेश शर्मा गुड इवनिंग। आप सभी का, आपके परिवार डीएल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप लोग का डेली क्लास, आप लोग का डेली क्लास कितने बजे से होगा? 9 बजे से। पॉलिटी की जो क्लास होगी ये मिसलेनियस क्लास है। मिसलेनियस क्लास होगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप बस निरंतर बने रहिए। रविचंद्र प्रजापति, बहुत बढ़िया। 1728 गुड इवनिंग सर। 1728 बात करते हैं। देखिए, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम के तहत? वह अधिनियम कौन था? तो 1773 एक्ट के तहत कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1773 का क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। आप कमेंट करेंगे कि 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर में किसका प्रावधान है? बिना मौर्य सही जवाब, दिव्या सही जवाब। 1773 हरिकेश का भी सही आंसर है। बहुत अच्छे, ऐसे ही बने रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं 1784 का कौन सा एक्ट है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। सुरेंद्र यादव गुड इवनिंग। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। तो बात करते हैं कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय सर्वप्रथम न्यायाधीश के रूप में कौन थे? सबसे पहले प्रथम न्यायाधीश के रूप में कौन थे? तो बात कर लेते हैं प्रथम न्यायाधीश। तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश, तो प्रथम न्यायाधीश जो थे वो कौन थे?
जो प्रथम न्यायाधीश थे वो नहीं, प्रिया मौर्य, एलिजा इम्पे नहीं, एलिजा इम्पे नहीं, एलिजा इम्पे जब 3 कोर्टों की स्थापना हुई थी। ये जो कोर्ट है कोलकाता वाला कोर्ट है। हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आपने जो एलिजा इम्पे जिनका भी जवाब आ रहा है, एलिजा इम्पे कौन, मद्रास चेन्नई उसी का नाम है। तो मद्रास, बंबई और कोलकाता जब तीनों प्रेसिडेंसियों के बीच कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। लेकिन सबसे पहले जब बंगाल में अर्थात कोलकाता में तब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो गेवियर थे, सर गेवियर थे। ठीक है, ये नोट करिएगा। दीपक शर्मा, दीपक यादव, हाँ सर जी, हाँ सही, यस सर। अब समझ में आ गया कि जब, अब बात समझ में आ गई सभी लोग को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रथम उस टाइम न्यायाधीश कौन थे, तो सर गेवियर थे। कौन थे, सर गेवियर थे। ठीक है, किसी को कहीं कंफ्यूजन? ठीक है, आगे चलते हैं। 1784 का जो पीट से इंडिया एक्ट था, इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम द्वैध शासन की जो नींव पड़ी थी वो किसमें पड़ी थी, 1784 के पीट से इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पीट से इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की नींव, द्वैध शासन की जो नींव पड़ी थी वो किसके तहत पड़ी थी, 1784 का पीट से इंडिया एक्ट। लेकिन प्रांतों में अर्थात केंद्र में द्वैध शासन का नींव कब पड़ा, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। लेकिन अगर कहा जाए सर्वप्रथम द्वैध शासन का नींव कब पड़ा, तो 1784 के पीट से इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। सतीश जादव, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुंजा कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सब लोग जुड़ गए हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं कल से वो आज भी जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोग को हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम, आने वाला एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कंसल्ट किया जाए। ठीक है, मेरे तरफ से मेरे जितने भी परिवार है वो परिवार आपको पूरे आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही सीरियस है आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन करें और अपने मम्मी पापा का जो सपना है उसे पूरा करें। ठीक है, ठीक। बात कर लेते हैं भारत का संघीय न्यायालय। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। हाँ गुंजा कुमारी, 1773 कर दिए भाई। ठीक, भारत का जो संघीय न्यायालय है वो किस वर्ष, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। संघीय न्यायालय का मतलब समझ रहे हैं। जय हो गुरुजी, प्रणाम। ठीक है। दीपक, इंडियन आर्मी कमांडो आ गए, आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। बीना मौर्य का जवाब आ गया बी, बहुत सही जवाब बीना मौर्य। ध्यान दीजिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। हाँ, दीपक शर्मा का भी जवाब सही आया है, 1937। हरिकेश 1935। ध्यान दीजिए, संघीय न्यायालय की जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की
स्थापना हुई थी? तो आता ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं 1935। 1935 का अधिनियम जो है, 1935 का अधिनियम, इसे हम किस नाम से जानते हैं? 1935 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935, गुंजा कुमारी का भी सही जवाब। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। सर्वाधिक अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, इसलिए 1935 अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 1946 की बात कर लेते हैं। 1946 की, तो 1946 में आप बताएंगे कि 1946 में क्या आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। हाँ, मिनी संविधान, बहुत बढ़िया, मिनी संविधान 1935। ठीक है, 1935। और 1946 में क्या आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ये कैबिनेट मिशन किसके द्वारा लाया गया था? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा लाया गया था? हाँ, कैबिनेट मिशन सही है। कैबिनेट मिशन किसके द्वारा लाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या आया था? स्वतंत्रता घोषणा पत्र। इसे स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं, स्वतंत्रता एक्ट भी कहते हैं, स्वतंत्रता एक्ट भी कहते हैं। किसे? 1947। जय हिंद शुभम जी। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित हुई? अब यहां पे सभी लोगों का जो जवाब आएगा वो 100% सही आएगा। हाँ, माउंटबेटन, बहुत सही जवाब। यानी माउंटबेटन स्वतंत्रता जो घोषणा पत्र था वो किसके अधीन आया था? माउंटबेटन के नाम से जो योजना आई थी उसे 3 जून योजना के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाई गई योजना कब आई थी? 3 जून को आई थी। ठीक है, इसलिए उसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ देखिए कमांडो, बहुत सही जवाब आने लगा। जिसका जवाब गुंजा कुमारी, भारत शासन अधिनियम सही है 1935। दीपक यादव 1935, हरिकेश 1919 जिनका भी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है। देखिए 1935 वाले सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा आप पे, ध्यान दीजिए। दीपक यादव, हरिकेश शर्मा सही जवाब, इंडियन कमांडो सही जवाब, विनय मौर्य सही जवाब। चलिए ठीक है, सभी लोगों का सही आ रहा है, यानी कि आप लोग की पढ़ाई जो है निरंतर बनी हुई है, ऐसे ही बनी रहे। द्वैध शासन की बात कर लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की जो नींव पड़ी थी, कब पड़ी थी? जो इसकी नींव पड़ी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कब पड़ी थी? पिट्स इंडिया एक्ट से। हाँ, प्रिया मौर्य, क्रिप्स लॉर्ड अलेक्जेंडर, हाँ क्रिप्स मिशन सही है। 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था।
तो जो इसकी नींव पड़ी थी द्वैध शासन की, वो कब पड़ी थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली स्थापना कब हुई थी? इसकी केंद्र में स्थापना कब हुई थी? स्थापना कहां? केंद्र में कब हुई थी? 1919 के एक्ट के तहत, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की नींव पड़ी। तो अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं कि 1935 को किस अधिनियम के नाम से जानते हैं? भारत शासन अधिनियम। किस नाम से? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बात आई समझ में? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1919, 1909 में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। हाँ, इटली सरकार 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। हाँ, दीपक यादव सही जवाब, भारत सरकार। तो 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। किसके तहत? मार्ले और मिंटो दो क्या थे? हाँ, मिंटो। हरिकेश शर्मा सही जवाब, मिंटो। गुंजा कुमारी का भी सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, ऐसे ही बने रहे। अब बात कर लेते हैं कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें एक कथन था इनका, फूट डालो राज करो। फूट डालो और राज करो। ये किसका कथन था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का। तो मार्ले मिंटो सुधार नहीं था, अर्थात मार्ले मिंटो बिगाड़ था। ठीक है, फूट डालो राज करो, ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के विभाजन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? जय उपाध्याय। मार्ले मिंटो सुधार, जय उपाध्याय, बहुत सही जवाब। भारत के विभाजन की नींव, विभाजन की नींव, भारत के विभाजन की जो नींव है वो कब पड़ी थी? भारत के विभाजन की नींव, प्रिया मौर्य सर, 1919 में स्टेट में द्वैध शासन लागू हुआ था। हाँ 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 हाँ, केंद्र में भी द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1919 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन सबसे पहले लाया गया था। 1935 में समाप्त किया गया था। हाँ प्रिया, सही जवाब। दीपक यादव 1919 में ही, सही है। 1919 में ही केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था और 1935 में इसे समाप्त किया गया। ठीक है, अब देखिए भारत के विभाजन की जो नींव है वो किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? वो जो 1784 है उस समय उसकी क्या पड़ी थी? उसका नींव पड़ा था। अनुज यादव 1919। ठीक है, सभी का सही जवाब आ रहा है। भारत के विभाजन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? भारत के विभाजन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? तो भारत के विभाजन की नींव जो है वो किस अधिनियम के द्वारा? 1942 के क्रिप्स मिशन, 1942 के क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और भारत का विभाजन वहीं से स्टार्ट हुआ। कब? जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत शासन अधिनियम
हाँ हाँ, जय उपाध्याय, बहुत बढ़िया है कमेंट, सही है। गुंजा कुमारी, भारत शासन अधिनियम, सही है। बात कर लेते हैं 1909 में। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1919 में। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में अभी हमने बताया है कि 1919 में केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। और 1935 में, तो 1935 की बात कर लेते हैं, तो 1935 में क्या हुआ था? 1935 में जल्दी से कमेंट कीजिए। 1935 अभी हमने बताया था 1935, रामानंद भाई का बहुत सही जवाब, चैम्सफोर्ड। हाँ, 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। कब? 1935 में, जहां से 1935 में ही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सर्वाधिक अनुच्छेदों का प्रावधान हमारे संविधान में निहित है। तो इसलिए 1935 को ही क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। 1935 को ही क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, भारत शासित एक, हाँ, भारत शासन अधिनियम। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम को निरंकुशता का अधिनियम कहते हैं? किस निरंकुशता का अधिनियम? बात कर लेते हैं निरंकुशता का अधिनियम। निरंकुशता का अधिनियम। निरंकुशता का अधिनियम किसे कहते हैं? किस आर्टिकल को? गुंजा कुमारी, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, 1909। सही है, गुंजा कुमारी 1909। 1909। तो किस अधिनियम को निरंकुशता का अधिनियम कहते हैं? तो एक्ट 1909 को निरंकुशता का अधिनियम कहते हैं। अभी किसने कहा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909। शुभम यादव, शुभम का जो जवाब आ रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909, हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। नोट करिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था, कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में। 1919 में। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग बताएं, ध्यान दीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, कब आया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था 1919 में। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उस अधिनियम कब आया था? 1919 में। इसी अधिनियम के तहत क्या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई? द्वैध शासन की स्थापना किसकी? द्वैध शासन की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई। किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का जवाब सही आ रहा है। तो निरंकुशता का जो अधिनियम है वो किस एक्ट के तहत आया था? 1909 के तहत। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसी समय स्वतंत्रता घोषणा पत्र आई थी। किसके समय? जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। उस समय भारत का वायसराय कौन था?
उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन थे उस समय। अब बात कर लेते हैं, जब लॉर्ड माउंट बेटन ये भारत के क्या थे? अंतिम। लॉर्ड कैनिंग, अरे कहां चले गए? 1947 की बात हो रही है। लॉर्ड कैनिंग कब थे? 3 जून माउंटबेटन योजना। रामानंद का सही जवाब है। जय उपाध्याय जो आप बता रहे हैं सी राजगोपालाचारी, नहीं नहीं, सी राजगोपालाचारी जो थे वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1947 में क्या हुआ था? ठीक है, 1947 में जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। अब बात करें 1935 का अधिनियम, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। हाँ सर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस समय संघीय न्यायालय का, अब देखिए आप लोग के मन का क्वेश्चन आ गया, अब धड़ाधड़ कमेंट आएगा। बहुत सही। संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, बहुत से लोगों का जवाब नहीं आया। भारत शासन अधिनियम 1935, एलिजा इंपे, रामानंद जय उपाध्याय, एक बार फिर से। हाँ, दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया जवाब। दीपक शर्मा का देखिए गेवियर, हमने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में, अभी हम पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत में जो संघीय न्यायपालिका जो थी, उसका संघीय न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो गेवियर थे। वो कौन थे? गेवियर थे। हाँ हाँ, इंडियन कमांडो, बहुत सही। यानी कौन थे? गेवियर। सर गेवियर थे संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गेवियर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं एलिजा इंपे। एलिजा इंपे, हाँ, सर मॉरिस गेवियर, जेएम का फैक्ट, बहुत सही जवाब। इन्हीं का नाम सर जेएम फैक्ट, सर मॉरिस गेवियर थे। कौन थे? सर मॉरिस गेवियर। रोहित कुमार, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, गेवियर जो थे वो संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं एलिजा इंपे की। तो जब तीन हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो थे एलिजा इंपे। कब? जब तीनों प्रेसिडेंसी के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहां पे संघीय है, यानी संघीय की बात करेगा तो गेवियर हो जाएंगे। अगर संघीय की बात करेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश,
हाँ ठीक, देखिए अगर संघी की बात करेगा तो क्या हो जाएंगे, सर मॉरिस गेबियर हो जाएंगे। लेकिन जब प्रांत की बात करेगा तो कौन आ जाएंगे, जब प्रांत की बात करेगा तो सबसे पहले प्रांतों में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, बहुत बढ़िया। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, अलेक्जेंडर, कौन थे, अलेक्जेंडर और चेंबर, और कौन थे, हाइड थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे जो प्रांतों के मुख्य न्यायाधीश के सेवा में, अर्थात उनकी सहायता के लिए, उनके हेल्प के लिए वो क्या थे, 3 अन्य न्यायाधीशों की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तीनों प्रेसिडेंसियों में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे थे। बात कर लेते हैं हाइड और चेंबर की, तो हाइड और चेंबर और अलेक्जेंडर, ये 3 जो अन्य न्यायाधीश थे ये इनके क्या थे, सहायक थे। हाँ, गुंजा कुमारी लॉर्ड माउंटबेटन अभी कहां है, कौन से क्वेश्चन पे, अभी लाइव क्लास कर लीजिए, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलते हैं, बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बात आई समझ में सभी लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 में 1935 के एक्ट में क्या कहा गया था कि जो संघ की बची हुई शक्तियां हैं, जो संघ की बची हुई शक्तियां हैं वो किसको दी जाएगी, संघ की बची हुई शक्तियां, तो संघ की बची हुई शक्तियां वो किसके हाथों में निहित होगी, उस प्रांत के गवर्नर जनरल के, वहां के गवर्नर जनरल के हाथों में होगी। किसके हाथ में, हाँ गवर्नर, विनय मौर्य, बहुत सही जवाब। इंडियन आर्मी कमांडो, नहीं, गवर्नर जनरल, हाँ एच.जे. कानिया, सही जवाब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1935 के अधिनियम में जो स्थापित की गई थी संघ, उसमें जो अवशेष मतलब बची हुई शक्तियां थी वो किसमें निहित थी, उस प्रांत के गवर्नर जनरल में। तो उस प्रांत का जो गवर्नर जनरल था उसके पास बची हुई शक्तियों का क्या था, संघ था। तो बची हुई शक्तियों का अवशेष किसके पास था, उस प्रांत के गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, दिव्या, बी, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, हीरालाल जे कानिया, सही जवाब। हीरालाल जे कानिया जो थे वो प्रथम थे, हीरालाल जे कानिया जो थे वो प्रथम थे। कौन, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। दिव्या ध्यान दीजिए, बी नहीं, प्रांतीय विधानमंडल, नहीं, प्रांतीय विधानमंडल उस टाइम था कहां, उस टाइम किसका शासन चल रहा था,
उस टाइम तो गवर्नर जनरल वायसराय का शासन चल रहा था, तो प्रांतीय में उस समय विधानमंडल का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। हाँ, देखिए दीपक शर्मा का बहुत सही जवाब आया है कि जब भारत का प्रथम जनरल गवर्नर बने तो कौन बने थे? विलियम बेंटिंग। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। हाँ हाँ सही। गुंजा एक बार ध्यान दीजिए, आप अपना लाइव कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आगे हैं। हाँ हाँ एक बार देख लीजिए लाइव करके, आपका जितना भी जवाब आ रहा है सही जवाब आ रहा है। आपका कोशिश जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, इसी तरह लगे रहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, अब बात करते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंग, वो तो हो गया। हाँ, जय उपाध्याय, लॉर्ड कैनिन, इंडियन आर्मी कमांडो, लॉर्ड कैनिन। सही जवाब, सही है। आप लोग ऐसे ही कमेंट। दीपक शर्मा, लॉर्ड कैनिन, बहुत सही। इतना एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दीपक शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सही जवाब कि लॉर्ड कैनिन कब से कब? 1856 से 1862। यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। कब से कब तक? कब से कब तक? 56 से 62। 56 से 62 तक कौन थे? भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिन 1856 से 1862 तक। हाँ जय उपाध्याय, बहुत बढ़िया। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, इसका जवाब जिसका पहले आएगा उसके नाम पे तालियां बजाई जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल जो थे उनके द्वारा जो 1935 के अधिनियम था उसके केंद्र में जो बची हुई शक्तियों का अवशेष था, यानी कि जो कुछ शक्तियां बच जाती थी उसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता था? उस प्रांत के गवर्नर जनरल के हाथों में। बात यहां तक क्लियर हुई सभी लोगों को? ठीक है, चलते हैं अगले क्लास में। हाँ देखिए, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, सही जवाब जिसका भी आ रहा है माउंटबेटन सही है। भारत का अंतिम वायसराय। अब प्रथम, भारत का प्रथम भारतीय वायसराय, तो भारतीय की बात करेगा तो कौन आएगा? नहीं नहीं, लॉर्ड कर्जन। अगर भारतीय की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर भारतीय की बात नहीं करेगा तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका, कार्यपालिका परिषद। देखिए, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना। कानून को लागू करने वाले को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका परिषद के इसके उप सभापति कौन थे? उप सभापति। इसके उप सभापति कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके उप सभापति कौन थे? पंडित। हाँ सर, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, मेरा करंट प्लस स्टैटिक जीके और पॉलिटी, यानी सुबह में करंट प्लस स्टैटिक जीके और शाम में पॉलिटी की क्लास रहती है, डेली पर डे। ठीक है, हाँ जय उपाध्याय। अरे निरहू नहीं,
नेहरू। निरहू कौन लिख दिया? ध्यान देना। उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे नेहरू जी, तुम लोग गड़बड़ा दे रहे हो। हाँ ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम आप लोग घबरा दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू याद आ जा रहा है, एक बार के बाद दोबारा वही नाम चलने लग रहा है। हाँ हाँ, जय उपाध्याय, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, गुंजा कुमारी सही जवाब। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। देखिए, उपसभापति उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब बात कर लेते हैं राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति तथा सेकेंड राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अभी से आ गए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग को बहुत उधर भी तो काम रहता है। चलिए सही है, इधर से उधर करते रहिए। क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, आप इतने समय से थे कहां? सर आप मैथ पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है। एक दिन ले लेंगे मैथ का क्लास भी मिसलेनियस में, टेंशन मत लेना। हाँ, मैराथन जब चलवाएंगे एसएससी जीडी के लिए तो उस टाइम हमारे मैथ के भी सर रहेंगे, उसमें सभी टीचर लोग रहेंगे। उस टाइम देखिएगा मैथ का जब मैराथन का क्लास होगा उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस और हर तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे? सेकेंड राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे और प्रथम उपराष्ट्रपति भी राधा कृष्णन थे। अब बात कर लेते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में बताना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग सी राजगोपालाचारी के बारे में पीछे वाली वीडियो में, यानी पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं। हाँ सर जी, गायत्री मंत्र, अरे बहुत बढ़िया आशुतोष कुमार। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा सब। अब हुई ना बात, पहले भारत रत्न पाने वाले, हाँ हाँ, पहले भारत रत्न पाने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ सही है रोहित कुमार, ध्यान दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ये कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल कितने साल रहा? इनका कार्यकाल कितने साल तक था? ठीक है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? संविधान 16 माह 13 दिन। हाँ, सही जवाब है, 16 माह 13 दिन तक रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो इसकी अध्यक्षता किए थे उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब बैठक हुई थी तो किस तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। बिना मौर्य सही जवाब। हाँ, प्रिया मौर्य सही जवाब। सही है, हरिकेश का भी सही। शुभम कंट्रोल कीजिए, अपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं है। दीपक शर्मा सही जवाब है। 9 नवंबर, नहीं 9 नवंबर नहीं होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। प्रिया मौर्य 9 दिसंबर। देखिए, प्रिया का सही जवाब आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। और अंबेडकर जी, इन्हें क्या कहते हैं? अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान निर्मात्री। संविधान निर्मात्री किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू पिताजी थे। किसके पिताजी? किसके पिताजी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान बुला दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री, तो संविधान निर्मात्री अभी हमने बताया था, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया। सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है, लगभग मैक्सिमम लोगों का सही जवाब। विनय मौर्य सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू के। हाँ, जवाहरलाल। प्रिया सही जवाब पिछले क्वेश्चन का। हाँ, भीमराव अंबेडकर। ठीक ठीक ठीक। तो संविधान सभा निर्मात्री के जो अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया था? बाबा साहेब अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को किसे बनाया गया था? अंबेडकर जी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम बता दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम बता दीजिए। हाँ, बाबा साहेब, बहुत सही, अच्छे से एकदम रेस्पेक्टफुली। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 2 पत्रिका है, पहला मूक नायक। पहला क्या है? मूक नायक। अब कमेंट कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। मूक नायक। मूक नायक पत्रिका के लेखक कौन है? बाबा साहेब। और एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भी लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, प्रिया का सही जवाब आ रहा है मूक नायक, बिना मौर्य। हाँ, चैत्र भूमि, बहुत सही। तो इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्र भूमि। तो इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्र भूमि। विनय, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। इसी के, हाँ, दीपक शर्मा का भी बहुत सही जवाब आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्लास में बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम फिर मिलते हैं आप लोगों से कल फिर 9 बजे इसी जुनून और इसी जोश के साथ आप लोगों के क्लास को कंप्लीटली सिखाया जाएगा। इसमें आपकी पॉलिटी का अगला टर्म आएगा कल 9 बजे। ठीक है, कल सभी लोग जुड़ जाइएगा। आप सभी को दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है, हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं बेटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके। अरे ये गलत, ठीक ठीक ठीक, शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। चैत्र भूमि गुंजा का भी सही जवाब